हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। मुश्किल से 20 दिन है आपके पास। ऐसे में आपको ऐसे प्रिपरेशन की ज़रूरत है जो काफ़ी फास्ट हो और कम समय में अच्छे से तैयारी हो जाए। तो मैं आपके लिए क्रैश कोर्स के जैसा ही एक वीडियो सीरीज ला रहा हूँ जिसमें मुश्किल से 12 से 14 वीडियो में आपकी सारी तैयारी करा देंगे। 10 यूनिट ही आपको पढ़ना है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। वो 10 यूनिट पे 10 से 12 वीडियो होंगे और कुछ वीडियो ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के होंगे और इस तरह से आपका संपूर्ण तैयारी मैं यहाँ करा दूंगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही यूजफुल साबित होगा बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये मैंने नोट्स प्रिपेयर किया है। ये नोट्स मैं इसीलिए प्रिपेयर किया हूँ ताकि आपको खुद से प्रिपेयर ना करना पड़े। बस इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट करवा लीजिएगा और इसी से आप पढ़ लीजिएगा, आपका हो जाएगा। तो कुछ ऐसे पोर्शन है थ्योरेटिकल जहाँ से नोट्स बन सकते हैं, उसके लिए मैं नोट्स बनाकर आपको दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा या जो भी पहला कमेंट होगा उसमें मैं पिन कर दूंगा टेलीग्राम का अपना लिंक। वहाँ पर जाकर इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो भी पहला है टॉपिक, उसमें है कि कंप्यूटर का एक डिफिनेशन। क्योंकि आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो एक डिफिनेशन आपको चाहिए। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। ये काम क्या करता है? ये एक्सेप्ट करता है, कोई भी डाटा हो उसको एक्सेप्ट करेगा, उसे स्टोर करेगा, उसे प्रोसेस करेगा, ठीक है। और फिर आपको आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। तो यूजर के लिए वो आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरह का कोई मशीन है, उसे हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स, स्टोर्स एंड प्रोसेस डाटा एंड प्रोवाइड्स आउटपुट फॉर यूजर। बस ये एकदम सिंपल आसान सा एक डिफिनेशन आपके लिए है। यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम का पूरा एक फोटो दे दिए हैं। इससे आपको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि कौन सा सीपीयू है, कौन मॉनिटर है। ये सब चीज़ें बहुत ही बेसिक है, फंडामेंटल है। ये सारी चीज़ें का कंसेप्ट आपका क्लियर होना जाहिर सी बात है, जरूरी है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये टीवी की तरह, ये हो गया मॉनिटर। ये हो गया मॉनिटर। और ये हो गया जो बॉक्स की तरह दिख रहा है, ये हो गया सीपीयू। और ये जो कीबोर्ड है, ये सबको पता होगा लगभग कीबोर्ड के, कि आप लोग टाइपिंग किए होंगे कहीं ना कहीं, कीबोर्ड। और ये जो है, ये है माउस। और ये जो दो बॉक्स है, एक इधर और एक यहाँ, ये हो गया आपका स्पीकर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो कंप्यूटर सिस्टम है पूरा, इसमें बहुत सारे अलग अलग डिवाइस का एक तरह से कम्बिनेशन है, ठीक है। मॉनिटर अपने आप में एक डिवाइस है, कीबोर्ड अपने आप में एक डिवाइस है, माउस अपने आप में एक डिवाइस है, और ये सीपीयू इसमें सबसे मास्टर डिवाइस अगर बोल सकते हैं तो वो सीपीयू है। इसीलिए सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे बोलते हैं, तो सीपीयू को। तो इसमें सबका बॉस है सीपीयू। और बाकी जो भी आपको डिवाइसेस दिख रहे हैं, जैसे कि ये मॉनिटर हो गया, ये स्पीकर, ये माउस, ये कीबोर्ड, इन सबको पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। सीपीयू पेरिफेरल डिवाइस में नहीं आता है, ठीक है। सीपीयू मेन डिवाइस हो गया। और सीपीयू के अलावा जितने भी आसपास कंप्यूटर के डिवाइस दिखते हैं वो सब पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। और पेरिफेरल डिवाइस को दो टुकड़ों में बांटा जाता है। एक को बोला जाता है इनपुट डिवाइस और दूसरे को बोला जाता है आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस कौन है, आउटपुट डिवाइस कौन है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स से सवाल बनते हैं, कंप्यूटर के गुण। तो देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐसे नोट्स को प्रिपेयर किया हूँ क्योंकि कम लिखा और ज़्यादा समझा जा सके। ऐसा ही नोट्स होना चाहिए जिसमें एकदम समराइज वे में हो, तैयारी करने में आसानी होती है। ऐसे काफ़ी डिस्क्रिप्टिव भी हम लिख सकते थे। इससे पहले एक मैंने वीडियो लाया था, उसमें काफ़ी डिस्क्रिप्टिव था, लेकिन मैं उतना देना नहीं चाहता था। मैं चाहता था आप एकदम समराइज वे में आपको दे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान रखना है। स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंसी, वर्सटैलिटी, स्टोरेज। रट जाइए पाँचों को 5। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपके दिमाग में होना चाहिए। इसमें से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, या इनमें से कौन सा कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो स्पीड मतलब काफ़ी फास्ट होता है कंप्यूटर। एक्यूरेसी मतलब कंप्यूटर हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट देता है।
कंप्यूटर गलत रिजल्ट तभी देगा जब आप गलत इनपुट कीजिएगा। इसीलिए एक कहावत भी है कंप्यूटर साइंस में कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज अगर आप इनपुट दीजिएगा तभी वो गार्बेज आउटपुट देगा। तो कंप्यूटर हमेशा एक्यूरेट होता है। डिलीजेंस, डिलीजेंस का मतलब कंप्यूटर थकता वगैरह नहीं है, जैसे हम लोग काम करते हुए थक जाते हैं वैसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर हमेशा एक जैसा ही परफॉर्मेंस देता है। ठीक है। वर्सटैलिटी, वर्सटैलिटी का मतलब एक डिवाइस अनेक प्रकार का काम करते हैं। एक आदमी है जो अनेक प्रकार का आपके लिए काम कर देता है, कई तरह से रोल निभा देता है आपके जीवन में, तो उसको बोल सकते हैं कि इसमें बहुत वर्सटैलिटी है। तो वर्सटैलिटी, कंप्यूटर में हम लोग गेम खेल लेते हैं, नेट चला लेते हैं, यूट्यूब देख लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, वीडियो गेम खेल लेते हैं, बहुत सारा काम कर लेते हैं। तो कई सारे डिवाइस के जगह पर एक कंप्यूटर अपना रोल निभा देता है। तो इसीलिए कंप्यूटर एक वर्सटाइल डिवाइस है। स्टोरेज, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये डाटा को स्टोर करने का कैपेसिटी रहता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान में रखने होंगे। अब आते हैं डिमेरिट्स। देखिए, गुण है तो कुछ अवगुण भी होना चाहिए, तो अवगुण बहुत कम है। नो आईक्यू, इसके पास कोई अपना बुद्धि नहीं है। ठीक है। एआई, आज के डेट में अब एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब आर्टिफिशियल तौर पे उसमें बुद्धि दिया जा रहा है। ठीक है। लेकिन अभी तक आपको ये डिमेरिट में ही काउंट हो रहा है कि उसके पास अपना बुद्धि नहीं है। कॉस्टली, महंगा है, ये भी डिमेरिट में ही काउंट होगा। और इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, बिजली की आवश्यकता है इसको चलाने के लिए, ये भी एक तरह से डिमेरिट में ही काउंट होता है। तो 3 डिमेरिट आप याद करके रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर से भी क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आया हुआ है इससे पहले। तो देखिए, मॉडर्न कंप्यूटर जिस आर्किटेक्चर पर बेस्ड है उसको बोलते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। ये आपको ध्यान रखना है, स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट मतलब ये मॉडर्न जो भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये प्रोग्राम को स्टोर करके रखता है। सारा सॉफ्टवेयर इसमें पहले से इंस्टॉल्ड होता है और उस आधार पे ये काम करता है। तो ये कौन दिया था? तो जॉन वान न्यूमैन, ये जो भी साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही इसका खोज किया था, इन्होंने ही इसको इन्वेंट किया था, स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। तो ऐसे करके पूछा गया है कि जॉन वान न्यूमैन जो आर्किटेक्चर दिया है वो कौन सा आर्किटेक्चर है? स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट। अब आते हैं इस आर्किटेक्चर को यहाँ पे एक तरह से ड्रॉ किया गया। ठीक है। तो देखिए, जो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्यूटर देखा, इसी कंप्यूटर को एक अलग ड्राइंग के तौर पर अगर बनाया जाए तो कुछ इस तरह से इसका एक तरह से डायग्राम बन सकता है। तो क्या बन सकता है डायग्राम में? जितने भी इनपुट डिवाइस है वो लेफ्ट साइड रख दीजिए, बीच में आप सीपीयू रख दीजिए। हालांकि अभी मान के चलिए जो बड़ा सा बॉक्स होता है वही बॉक्स यहाँ पे है सीपीयू। ठीक है। और फिर राइट साइड में आउटपुट डिवाइस रख दीजिए, मतलब आउटपुट यूनिट। तो जो भी इनपुट यूनिट है एक तरह से वो डाटा जो भी उसके पास आता है वो सीपीयू को दे देता है, और सीपीयू उस डाटा पे प्रोसेस करता है और स्टोर भी करता है। और उसके बाद आउटपुट दिखाना हो तो आउटपुट डिवाइस आउटपुट यूनिट पे उसे भेज देता है, तो हम लोग उसे आउटपुट के तौर पे देख लेते हैं। तो इनपुट डिवाइस, यहीं से बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ये एक डायग्राम आप 2-4 बार ड्रॉ कर लीजिएगा, बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। इनपुट यूनिट में बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, जब बस नेक्स्ट इनपुट यूनिट ही है। इनपुट यूनिट में जितने सारे डिवाइस हैं उनका एक ही काम है कि यूजर से डाटा लेना। अगर हम यहाँ पे एक एक छोटा सा बना दे रहे हैं कुछ, यहाँ पे सीपीयू को मिटाकर यहाँ पे हम एक यूजर बना दे रहे हैं। ठीक है। ये है आपका यूजर। ठीक है। ये आपका यूजर है। तो यूजर से डाटा लेता है इनपुट यूनिट और दे देता है सीपीयू को। सीपीयू देता है आउटपुट यूनिट को, जो कुछ दिखाना है आउटपुट के तौर पे, तो सीपीयू आउटपुट यूनिट को दे देता है और फिर यूजर क्या करता है? आउटपुट यूनिट से ले लेता है। तो इस तरह का आप बना सकते हैं। ये हमने खुद से ड्रॉ किया है, ये आर्किटेक्चर में इस तरह से ड्रॉ नहीं किया हुआ होता है। समझाने के लिए हमने यूजर को रख कर आपको समझाने की कोशिश की। ठीक है। तो बस इतना समझ लीजिए, जितना भी डिवाइस है वो आपसे डाटा ले रहा है और सीपीयू को दे रहा है, वो इनपुट यूनिट में आ जाएगा। और जितना वैसे डिवाइस हैं जो सीपीयू से डाटा ले रहे हैं और सीपीयू से डाटा लेने के बाद आपको डाटा दे दे रहे हैं, वो सारे आउटपुट यूनिट में आ जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं हम लोग। ये जो एक फोटो है, इसमें कौन है जो आपसे डाटा ले रहा है? तो ये कीबोर्ड, ये आपसे डाटा ले रहा है। ये
ये जो है माउस, ये आपसे इंस्ट्रक्शन ले रहा है, तो ये दोनों आपसे लेकर सीपीयू को दे रहे हैं, तो ये दोनों इनपुट कहलाएंगे। मॉनिटर, ये सीपीयू से डाटा लेकर आपको दे रहा है। स्पीकर, ये सीपीयू से डाटा लेकर आपको दे रहा है, तो ये मॉनिटर और स्पीकर ये दो आउटपुट डिवाइस कहलाएंगे। तो ये जो पिक्चर है इसमें दो इनपुट डिवाइस, दो आउटपुट डिवाइस आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन कई सारे इनपुट डिवाइस होते हैं और कई सारे आउटपुट डिवाइस भी होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। देखिए, इनपुट डिवाइस जो है, इनपुट यूनिट के अंतर्गत जितने डिवाइस आते हैं वो सारे इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इनपुट यूनिट जो है, थोड़ा सा हम लोग इस पर गौर करते हैं। इनपुट, यहाँ पे वही बातें मैंने लिखी है। इनपुट यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम यूजर एंड कन्वर्ट्स इनटू कंप्यूटर लैंग्वेज एंड देन ट्रांसफर टू सीपीयू। एक बात और यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया कि यूजर से डाटा तो लेता है इनपुट यूनिट, और यूजर से डाटा लेने के साथ साथ उस डाटा को कंप्यूटर जिस भाषा में समझ सकता है उस भाषा में क्या करता है, उसको पहले कन्वर्ट करता है, तब जाकर सीपीयू को देता है। अगर कन्वर्ट नहीं करेगा तो सीपीयू उस बात को नहीं समझ पाएगा। और आपको पता है कि सीपीयू बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 में बातों को समझता है, तो उसे कंप्यूटर लैंग्वेज भी आप बोल सकते हैं। बाइनरी लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करता है और फिर जाकर सीपीयू को ट्रांसफर करता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि वैसा, हिंदी में मैं बोल रहा हूँ कि वैसा डिवाइस जो यूजर से डाटा लेकर कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करता है, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। और ठीक इसके उल्टा, वैसे डिवाइस जो सीपीयू से डाटा लेकर यूजर की भाषा में बदलकर यूजर को दिखाते हैं, तो आउटपुट यूनिट। तो ये ऐसे करके कंसेप्ट एक बिल्डअप कीजिए, तब जाकर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कंप्यूटर काफ़ी आसान सब्जेक्ट है। दिन रात आप मोबाइल चलाते हैं, कहीं ना कहीं कंप्यूटर पे भी बैठते होंगे, तो ये समझना बहुत आसान है आपके लिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं। अब आ जाइए, इनपुट यूनिट में जितने डिवाइसेस होते हैं उन पे एक बार गौर कर लेते हैं। ठीक है, ये सारे डिवाइस को मैं एक एक समराइज वे में लिखा हूँ, इनसे जुड़ी हुई जो भी बातें हैं महत्वपूर्ण, मैं उसको भी यहाँ पे नोट कर दिया हूँ। अगर कुछ चीज़ें यहाँ पे नोट नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे आप उस चीज़ को ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, इनपुट डिवाइस में सबसे पहले कीबोर्ड। कीबोर्ड से एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि हम लोग जो कीबोर्ड यूज करते हैं, मोस्ट फेमस जो कीबोर्ड है वो कौन सा है? मोस्ट कॉमन कीबोर्ड वो क्वेर्टी कीबोर्ड है, क्वेर्टी। ठीक है, हम लोग जो यूज करते हैं कीबोर्ड वो क्वेर्टी कीबोर्ड है। ठीक है, अब फिर आते हैं माउस पे। ठीक है, अब देखिए, कीबोर्ड से कुछ और बातें निकल के आती हैं। कीबोर्ड में जो कीज है ना, उसमें न्यूमेरिक कीपैड होते हैं, उसमें कर्सर मूवमेंट कीपैड होते हैं, उसमें अल्फा न्यूमेरिक कीपैड होते हैं। इन सब चीज़ों को भी थोड़ा सा आप देख लीजिए ना। ठीक है, माउस पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन बन के आया है कि माउस का खोज किसने किया? तो डगलस इंगेलवर्ट। हालांकि माउस की खोज हम नहीं बोलेंगे, माउस को किसने बनाया? तो डगलस इंगेलवर्ट, ये एक साइंटिस्ट है, इन्होंने माउस को इन्वेंट किया। ठीक है, जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है, इससे गेम खेला जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन बन के आता है कि वीडियो गेम खेलने में कौन सी डिवाइस का यूज करते हैं? तो जॉयस्टिक। स्कैनर जो भी हम फॉर्म भरने जाते हैं तो फोटो और सिग्नेचर को स्कैन करना होता है, तो फोटो और सिग्नेचर को स्कैन करने के लिए हम लोग स्कैनर पे डालते हैं। तो स्कैनर का काम है कि आपका फोटो सिग्नेचर जो भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसको, उसका एक पिक्चर खींच के और सीपीयू को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, ओएमआर, इसका फुल फॉर्म आपको एकदम याद होना चाहिए, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन की जगह पर रीडर भी अगर आ जाए तो भी वो भी सही होगा। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ओएमआर। उसी तरह ओसीआर, ओसीआर का मतलब है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। फिर बीसीआर, बीसीआर का मतलब है बार कोड रीडर। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब ओएमआर, ओसीआर, बीसीआर से कैसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए, ओएमआर सीट पे एग्जाम होता है। आप तो ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं बेल्ट्रॉन का, तो वहाँ पे ओएमआर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप देखते होंगे बहुत सारे एग्जाम जो ऑफलाइन होता है उसमें ओएमआर सीट भरने के लिए दिया जाता है। उस ओएमआर सीट पर आप क्या करते हैं? बस गोल गोल मार्क करते हैं। क्या करते हैं? मार्किंग। तो इस तरह के मार्क को
रीड करने वाला जो डिवाइस होता है उसी को बोलते हैं OMR। OCR क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। देखिए, कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करना मतलब कि जो कुछ किताब आपका लिखा हुआ है उसको स्कैन कर रहे हैं, उसमें जितना लिखावट है उसको एक तरह से वो क्या कर ले रहा है, इनपुट के तौर पे ले रहा है। ठीक है? तो उसको, वो जो मशीन है उसको बोलेंगे हम लोग OCR। BCR बार कोड रीडर, जो भी हम लोग सामान खरीदने जाते हैं तो जो भी प्रोडक्ट होता है उस पे एक बार कोड होता है, उसको देखते हैं मॉल वाला क्या करता है, उसको एक मशीन से रीड करता है, हाथ में रखे हुआ होता है, उसको बोलते हैं BCR। ठीक है? और इसमें एक और जो छूट गया है, MICR, मैं उसे अलग से नोट कर दे रहा हूँ 16 नंबर पे। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका फुल फॉर्म आप खुद से लिख लीजिएगा। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका यूज किया जाता है बैंकिंग इंडस्ट्री में चेक और ड्राफ्ट को, DD डिमांड ड्राफ्ट को प्रोसेस करने के लिए। तो बैंकिंग इंडस्ट्री में चेक और डिमांड ड्राफ्ट को प्रोसेस करने के लिए जिस मशीन का उपयोग करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, MICR। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वेब कैम। सबको पता है वेब कैम। वेब कैम के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, जो लैपटॉप वगैरह में ऊपर दिया हुआ होता है, कंप्यूटर पे हम अलग से लगाते हैं। माइक्रोफोन, माइक, माइक हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं माइक, उसी को पूरा बोलते हैं माइक्रोफोन। ये भी इनपुट डिवाइस है, ये आपका आवाज़ लेता है और CPU को भेज देता है। जितने भी सेंसर है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, जितने भी सेंसर है वो इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है? वो सारे इनपुट डिवाइस है। जितने भी अनेकों प्रकार के सेंसर आजकल देखने को मिलता है मोबाइल में, टैबलेट में, वो सब एक तरह का इनपुट डिवाइस है। बायोमेट्रिक्स, मोबाइल में जो लॉक हम लोग लगाते हैं, फिंगर लॉक, वो बायोमेट्रिक, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन, लाइट पेन पुराने ज़माने में एक पेन होता था जिसे स्क्रीन पे हम लोग कोई चीज़ मार्क करते थे, तो उसे लाइट पेन बोला जाता है। आज के डेट में यूज नहीं होता है लेकिन पहले यूज होता था लाइट पेन। ट्रैक बॉल, माउस का वैकल्पिक रूप है ट्रैक बॉल। कई जगह पे जाइएगा तो माउस ना मिलेगा आपको, वहाँ पे ट्रैक बॉल मिलेगा, और उसी से ट्रैक पैड भी उसे बोलते हैं। उससे हम लोग क्या करते हैं, चलाते हैं। जैसे लैपटॉप में देखते हैं टच पैड मिलता है, तो टच पैड भी इनपुट डिवाइस हो गया। डिजिटाइजर, देखते हैं एक पैड रहता है और उस पर एक अलग से पेन आता है, लिख के ऑनलाइन पढ़ाते हैं टीचर्स, तो उसे डिजिटाइजर बोलते हैं, वो भी इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन, जो भी आपका मोबाइल है जिसमें एक स्क्रीन है, टच स्क्रीन, वो एक इनपुट डिवाइस है। तो ये सारे इनपुट डिवाइस हो गए, लगभग 16 इनपुट डिवाइस है। इनको याद रखें क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है या इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो सारे इनपुट डिवाइस का नाम याद रहेगा तभी ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पॉइंटिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस में से छांटकर कुछ डिवाइस को पॉइंटिंग डिवाइस के श्रेणी में रखा गया है। तो माउस, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ये 4 पॉइंटिंग डिवाइस कहलाते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस वैसे डिवाइस को बोलते हैं जिसको जिसको यूज करने के दौरान आपका जो भी स्क्रीन होता है इस पे एक कर्सर होता है, जैसे ये तीर। तो जो भी स्क्रीन पे ये जो तीर है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटर, माउस पॉइंटर, कुछ लोग इसको कर्सर भी बोलते हैं। तो ये जो तीर है, इस तीर को अगर इधर उधर घुमाना हो तो माउस की मदद लेते हैं हम लोग। ट्रैक बॉल भी ये काम कर सकता है, लाइट पेन भी ये काम कर सकता है, और जॉयस्टिक का भी ये काम होता है, इसको घुमाना। तो इसीलिए इन सबको पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। अब आगे आगे आते हैं आउटपुट यूनिट पे। तो आउटपुट यूनिट का काम क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसे रिसीव करना सीपीयू से और फिर उसे कन्वर्ट करना ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, मतलब ह्यूमन जिस भाषा को समझता है, इंसान जिस भाषा को समझता है, उस भाषा में कन्वर्ट करके फिर आउटपुट के तौर पे वो दिखा देना यूजर को। तो ये काम कौन करता है, आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट में भी बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं। तो 5 डिवाइसेस आपको एकदम याद रखने हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लोटर, प्रोजेक्टर, ये सब क्या है, ये सब के सब आउटपुट डिवाइस हैं। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है क्योंकि मॉनिटर आपको वीडियो वगैरह दिखा देता है, टेक्स्ट लिखा हुआ दिखा देता है, ये सब मॉनिटर दिखाता है। प्रिंटर कोई भी चीज़ को प्रिंट करके आपको दे देता है, तो ये सीपीयू से लेकर आपको दे रहा है। स्पीकर आवाज़ निकाल के आपके कानों तक पहुंचा देता है, तो आप उसे सुन लेते हैं, तो ये भी आउटपुट डिवाइस है।
प्लोटर एक बड़ा प्रिंटर नहीं होता है, प्रिंटर की तरह ही होता है लेकिन बहुत बड़ा होता है, जिससे फ्लैक्स बोर्ड वगैरह छपता है। देखते हैं बड़े बड़े टाउन में इतने एडवर्टाइजमेंट लगे होते हैं बोर्ड पे, वो कोई पेंटर थोड़ा ही बनाता है, एक कपड़ा जैसा मटेरियल होता है उस पर छाप दिया जाता है, तो वो सब प्लोटर से छपते हैं। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर पे आप लोग मूवी वगैरह देखते हैं, एक पर्दा लगा देते हैं और फिर प्रोजेक्टर चला देते हैं। तो ये सब क्या हो गया, ये सब आउटपुट यूनिट है। अब बात आती है मॉनिटर। मॉनिटर को थोड़ा सा इसके टाइप को पढ़ना है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। और प्रिंटर, प्रिंटर के भी टाइप्स को पढ़ना है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। देखिए मॉनिटर आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोड्यूस करता है, जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है वो सब सॉफ्ट कॉपी है। और उसी चीज को अगर कागज पे छाप देते हैं तो उसका आप हार्ड कॉपी बोलिएगा। तो प्रिंटर का ही काम है हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करना। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि हार्ड कॉपी कौन सा डिवाइस आपको प्रोड्यूस करता है, तो वो प्रिंटर ही प्रोड्यूस करता है। मतलब प्रिंटर का ही काम है हार्ड कॉपी बनाना। ठीक है, चलिए अब एक एक करके देखते हैं मॉनिटर को। पहले टाइप्स ऑफ मॉनिटर। देखिए मॉनिटर का प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पुराने जमाने का जो मॉनिटर था उसे सीआरटी मॉनिटर बोलते हैं। तो कम से कम आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना होगा, कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी मॉनिटर का फुल फॉर्म हो गया कैथोड रे ट्यूब। एलसीडी, उसके बाद एलसीडी का दौर आया। एलसीडी में क्या हो गया, पतला हो गया मॉनिटर। देखिए पतला, जो भी पुराना मोबाइल आता था उसमें एलसीडी डिस्प्ले होता था। आज के डेट में भी बहुत सारे डिवाइसेस में एलसीडी डिस्प्ले आते हैं। तो एलसीडी डिस्प्ले का फुल फॉर्म क्या हो गया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसको हम लोग फ्लैट पैनल डिस्प्ले भी बोलते हैं, फ्लैट पैनल डिस्प्ले भी बोलते हैं। टीएफटी, ये भी डिस्प्ले का एक टाइप है। ठीक है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये भी एलसीडी के तौर पर ही होता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक है, एलईडी, ये एलसीडी से एडवांस वर्जन है। लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म हो गया एलईडी। एलईडी टीवी आज के दौर में, अब उससे भी एडवांस आ गया ओ एलईडी। तो ओ का मतलब ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, तो ओ का मतलब बस याद रखिएगा ऑर्गेनिक। ये क्वेश्चन पूछा गया था, एमोलेड डिस्प्ले का फुल फॉर्म क्या है। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। एमोलेड, आजकल जितने भी सैमसंग के मोबाइल आते हैं उसमें जो डिस्प्ले होता है वो एमोलेड होता है या सुपर एमोलेड होता है। तो एमोलेड का फुल फॉर्म हो गया एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। काफी लंबा सा है, इसीलिए इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा। प्लाज्मा टीवी भी आया था जिसको बोलते हैं प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल, पीडीपी। तो ये सारे मॉनिटर के टाइप हैं। इतना याद रहेगा तो क्वेश्चन इसी में से आपको आ जाएगा। ठीक है, अब मॉनिटर से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसे आपको याद रखना है। एस्पेक्ट रेशियो किसे बोलते हैं। देखिए जो भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का जो रेशियो होता है, हॉरिजॉन्टल लंबाई मतलब आप बोल सकते हैं लंबाई चौड़ाई का जो रेशियो होता है स्क्रीन का, उसे ही क्या बोलते हैं, एस्पेक्ट रेशियो। तो ये 4.3 एस्पेक्ट रेशियो, जो पुराना जो टीवी आता था उसमें ये देखने को मिलता था, जो भी सीआरटी टीवी होता था उसमें ये भी एक रेशियो है। लेकिन आज के डेट में ये दोनों रेशियो चल रहा है। जैसे कि आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, इसका रेशियो 16:9 है। मतलब इसका जो चौड़ाई है, एक तरह से लंबाई स्क्रीन का वो 16 है और चौड़ाई 9 है। उसे एस्पेक्ट रेशियो, इसी को बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो। ठीक है, एस्पेक्ट रेशियो ये भी हो सकता है 9:16, मतलब उसको उल्टा कर दीजिए। तो मतलब खड़ा मोबाइल रखे हैं तो उसका एस्पेक्ट रेशियो ये हो गया, मोबाइल सुला को देख रहे हैं थोड़ा सा ऐसे लेटा कर, तो उसका एस्पेक्ट रेशियो ये हो गया। अब डिस्प्ले रेजुलेशन। डिस्प्ले रेजुलेशन का मतलब कि डिस्प्ले की क्वालिटी। तो डिस्प्ले की क्वालिटी को हम लोग किस में मापते हैं, तो डिस्प्ले की क्वालिटी को मापते हैं पीपीआई में, पिक्सल पर इंच। इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा, पीपीआई, पिक्सल पर इंच। ठीक है, अब पिक्सल क्या है, तो जो कि स्क्रीन अभी जो आप ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं ये स्क्रीन पे ही तो आपको दिख रहा है। तो आपकी स्क्रीन पे हजारों लाखों पिक्सल है, छोटे छोटे डॉट से बना है आपका स्क्रीन। तो वो सारे जो छोटे डॉट हैं उन्हें पिक्सल्स बोलते हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए मॉनिटर डिस्प्ले इज कॉल्ड पिक्सल। जो भी आपका डिस्प्ले है या मॉनिटर है उसका जो छोटा से छोटा एक इकाई है उसे ही हम क्या बोलते हैं, पिक्सल।
ठीक है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे एक डॉट दे दिए, जो रेड कलर का डॉट हम दे रहे हैं, ये हो सकता है 4-5 पिक्सल मिलके ये डॉट बना रहे होंगे। ठीक है। डिस्प्ले का रेजुलेशन किस में मापा जाता है, ये आप याद रखिएगा। पिक्सल क्या होता है, ये चीज भी आप याद रखिएगा। ठीक है। अब आता है टाइप ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर से तो खूब क्वेश्चन आता है। ठीक है। प्रिंटर से खूब क्वेश्चन आता है। ये हो सकता है 45 मिनट का ये वीडियो हो जाए आपके लिए, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। ये वीडियो का हर मिनट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्किप अगर करते हैं तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी छूट जाए। टाइप ऑफ प्रिंटर, चलिए अब इससे शुरू करते हैं। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक प्रिंटर है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा प्रिंटर है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर किसे बोलते हैं, इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए, प्रिंट ऐसा प्रिंटर जो पेपर पे ठोक के पीट के प्रिंट करे। जैसे कि पेपर पे पेज लगा हुआ है, अब वो जो पेज है, पेपर है, उस पे कहीं ना कहीं हैमर करके, जैसे कि टाइपराइटर मशीन आप देखे होंगे, टाइपराइटर मशीन खटाक से मारता है पेपर पे, और पेपर पे वो चीज़ अंकित हो जाता है, मतलब वो चीज़ उस पर छप जाता है। तो जो टाइपराइटर है, वो टाइपराइटर किस प्रकार का कहलाएगा प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर। हालांकि वो प्रिंटर नहीं है, वो हाथ से चलने वाला प्रिंटर है, लेकिन कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस में वो नहीं आएगा, क्योंकि कंप्यूटर के सीपीयू से कंट्रोल वो नहीं होता है। ठीक है। लेकिन हम समझाने के लिए उसका रेफरेंस लिए हैं कि क्यों, क्योंकि उसका जो टेक्निक है ना, वो इम्पैक्ट प्रिंटर वाला टेक्निक है। तो उसी टेक्निक को इस्तेमाल करके जितने प्रिंटर काम करते हैं वो सारे इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाएंगे। ठीक है। तो वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है। उसका जो उसमें क्या होता है ना, एक एक रिबन होता है, उस रिबन में इंक का एक लेप चढ़ा होता है। अगर रिबन नहीं रहेगा तो वो प्रिंट करेगा ही नहीं। क्योंकि आप ऐसे समझ लीजिए, ये आपका पेपर है, पेपर पे वो रिबन रहता है ऐसे, और आपका जो भी हैमर होता है, हैमर के जो उसका जो हेड होता है, उस पे आपका अंकित होता है ABCD या 1 2। वो इस पे जैसे प्रेस करेगा, मतलब जैसे यहाँ पे मारेगा, ठोकेगा, तो छप जाएगा, क्योंकि इसमें इंक लगा है, वो चीज़ छप जाएगा। चलिए, अब इससे ज़्यादा क्या एक्सप्लेन करना। अब आगे आते हैं, जो भी ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ये स्लो होता है, नॉइजी होता है। स्लो का मतलब ये धीरे धीरे काम करता है। नॉइजी बहुत हल्ला करता है, एकदम खटाखट खटाखट हल्ला करता है। और चीपर, सस्ता होता है। ठीक है। सस्ता होता है। पुअर क्वालिटी, क्वालिटी इसका पुअर होता है। ठीक है। अच्छा क्वालिटी प्रिंट नहीं करता है। तो ऐसे कौन कौन प्रिंटर है, बॉल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर। इन सारे प्रिंटर का अगर फोटो देखना है तो आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है। आप सर्च कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगा, या इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला हुआ था, उसमें वो सारे प्रिंटर का फोटो भी उसमें लगाया हुआ था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो सब चीज़ें अगर करेंगे तो आपका नोट्स काफ़ी ये हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये सारे जो प्रिंटर है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। अब प्रिंटर से रिलेटेड कुछ टर्म है, उसे देख लेते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर या दोनों प्रिंटर पे ये लगभग लागू हो जाता है। सबसे पहले DPI एक टर्म है, जिससे प्रिंटर की क्वालिटी को मापा जाता है। तो डॉट पर इंच, जो भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का जो क्वालिटी मापा जाता है वो DPI में मापा जाता है, डॉट पर इंच, मतलब 1 इंच में कितना डॉट वो मार रहा है। CPS, कैरेक्टर पर सेकेंड, ये कैरेक्टर प्रिंटर जो होते हैं, जो एक अक्षर को प्रिंट करते हैं एक बार में, जैसे कि आपका डेजिबल प्रिंटर हो गया, ये क्या करता है, कैरेक्टर प्रिंटर है। तो इसका स्पीड को मापा जाता है CPS में। और एक होता है PPM, पेज पर मिनट, 1 मिनट में कितना पेज प्रिंट करता है। तो इसका बस फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वैसा प्रिंटर जो बिना पेपर को टच किए, बिना पेपर पे हैमर किए ही प्रिंट कर देता है। तो भाई ये कैसे करता है, तो ये करता क्या है, जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए, आपका जो पेपर है, ये पेपर पे इसको लिखना है ना, तो इंक, जो भी स्याही है, इंक है, इसको स्प्रे करता है।
तो जाहिर सी बात है, अगर स्प्रे करके लिखना है तो पेपर में तो टच करना नहीं होगा, पेपर पे टच कर दीजिएगा तब तो लिखा ही नहीं पाएगा। तो पेपर के थोड़ी दूरी से ही वो स्प्रे करता है, तो इस तरह से बिना पेपर को टच किए ही प्रिंट कर दे रहा है। तो ये काम करता है इंकजेट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर का भी लगभग वही टेक्निक है, लेकिन ये लिक्विड इंक का इस्तेमाल नहीं करता है, ये ड्राई इंक का इस्तेमाल करता है। और ऐसा ये भी क्वेश्चन आता है कि लेजर प्रिंटर में आ, कौन कौन सा मतलब जो भी डिवाइस है इस्तेमाल किया जाता है, तो टोनर। टोनर जो ड्राई इंक जिस जिस मतलब ट्रे में रखा जाता है उसको टोनर बोलते हैं, ठीक है। और लिक्विड इंक जिसमें भरा हुआ होता है उसको कॉटेज बोलते हैं। तो ये कॉटेज एक छोटा सा मशीन होता है जो इंकजेट प्रिंटर में पाया जाता है। तो कार्टेज याद रखना है और लिक्विड इंक याद रखना है, ठीक है। टोनर याद रखना है और ड्राई इंक याद रखना है। तो लेजर प्रिंटर लेजर लाइट तकनीक से प्रिंट करता है। और इसमें क्या होता है, ड्राई इंक पाउडर इंक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फोटोकॉपी मशीन, वो भी एक प्रकार का लेजर प्रिंटर होता है, ठीक है। उसमें देखिएगा ड्राई ड्राई इंक रखा जाता है पाउडर के रूप में। एक थर्मल प्रिंटर भी होता है। थर्मल प्रिंटर भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में इसलिए आता है क्योंकि इसमें तो कोई इंक ही नहीं पाया जाता है, ये हीट का प्रयोग करके छपाई करता है। तो इसका जो पेपर होता है ना, उस पेपर में एक केमिकल का लेप चढ़ा होता है और बस वहाँ पे आपको हीट देना है, मतलब थोड़ा सा गर्मी दिखा देना है, वो चीज़ वहाँ पे छप जाएगा। तो जो भी एटीएम मशीन से जो पर्ची निकलता है, जो भी पतले पतले पेपर पे, जैसे मॉल्स में गए, मॉल में जो बिल मिलता है आपको, या किसी भी रेस्टोरेंट में जो आपको बिल मिलता है पतला सा पेपर पे, वो सब क्या है, या जो बिजली बिल आपको मिलता है वो सब थर्मल प्रिंटर से छपे हुए होते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो भी एटीएम से जो रसीद मिलता है वो कौन से प्रिंटर से छपता है, तो थर्मल प्रिंटर। तो देखते हैं उसमें थोड़ा सा चिकनाहट रहता है, तो उसके पेपर पे ही एक केमिकल का एक कोट लगा हुआ होता है। तो इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर फास्ट होते हैं, साइलेंट होते हैं, बेस्ट क्वालिटी प्रिंट करते हैं, कॉस्टली भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सीपीयू के बारे में जान लेते हैं। एक तरह से अभी तक हमने क्या जाना है, अभी तक हमने जाना एक तरह से हमने पूरे इनपुट यूनिट को कवर कर लिया, पूरे आउटपुट यूनिट को कवर कर लिया। अब बच जा रहा है थोड़ा सीपीयू के बारे में जानने का, ठीक है। तो पहले इसी जो भी ये जो ड्राइंग है, जो इसमें समझते हैं क्या है सीपीयू। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ब्लैक बॉक्स यहाँ दिख रहा होगा, मतलब ये ब्लैक कलर का एक बॉक्स दिख रहा होगा और इसमें सीपीयू लिखा है। तो सीपीयू, ये जो ब्लैक से जो है ना, ये क्या है, सीपीयू है। और सीपीयू में दो यूनिट होते हैं, सीयू और एएलयू। सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट, एएलयू का मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और सीपीयू का दो ही पार्ट होता है, बस ये याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं या कौन कौन सीपीयू के पार्ट हैं। तो सीयू, एएलयू, ये दोनों को मिलाकर ही हम लोग बोलते हैं सीपीयू, ठीक है। और मेमोरी क्या होता है, अलग होता है, अलग। सीपीयू के अंदर भी छोटे छोटे मेमोरी होते हैं, लेकिन वो जो मेमोरी होते हैं वो रजिस्टर कहलाते हैं। और यहाँ पे मेमोरी का मतलब रैम है, ठीक है। यहाँ पे मेमोरी का मतलब रैम है। रैम सीपीयू पे नहीं होता है, सीपीयू से थोड़ा दूरी पे होता है, ठीक है। तो यहाँ मेमोरी लिखने का मतलब रैम, ओके। और जो सीपीयू होता है, सीपीयू में मात्र दो ही यूनिट होते हैं, सीयू और एलयू, ठीक है। मेमोरी यूनिट यूनिट अलग होता है। मेमोरी में क्या होता है, जो भी डाटा और इन्फॉर्मेशन है वो तत्काल के लिए मेमोरी में स्टोर होते हैं। अब हम आते हैं आगे, ठीक है। चलिए आगे हम आ जाते हैं अपने सीपीयू वाले सेक्शन पे, ठीक है। देखिए सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एकदम याद होना चाहिए। सीपीयू काफ़ी फास्ट है, बहुत तेज़ी से काम करता है। सीपीयू के जो फास्टनेस है, इसको भी हम मेज़र करते हैं। तो कितना फास्ट है सीपीयू, उसकी स्पीड को मापते हैं हम लोग हर्ट्ज़ में, हर्ट्ज़ में मापते हैं, ठीक है। मेगा हर्ट्ज़, गीगा हर्ट्ज़, इस तरह से हर्ट्ज़ में मापते हैं हम लोग। सीपीयू दो पार्ट में होते हैं, कंट्रोल यूनिट मतलब सीयू, एक होता है एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का काम है कंट्रोल करना, जितने भी कंप्यूटर का एक्टिविटी है, जितने भी उसमें इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, उन सबको कंट्रोल करने का काम है
सीयू का। यहाँ तक कि एएलयू को भी कंट्रोल कौन करता है, तो सीयू। अब बोल सकते हैं सीयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को भी कंट्रोल करता है, साथ में इनपुट आउटपुट को भी कंट्रोल करता है, तो सबका बॉस एक तरह से सीयू है। और एएलयू क्या काम करता है, एएलयू का काम है बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना, गुणा भागा जोड़ घटाव ये काम करना, और साथ में कुछ लॉजिकल काम करना, जैसे कि बड़ा छोटा, बड़ा तथा बराबर, इन सब चीज़ों के बारे में पता करना। ठीक है, तो अरिथमेटिक लॉजिक, अरिथमेटिक काम में मतलब मैथमेटिकल काम, लॉजिकल काम में ये सारे काम। ठीक है, इसमें है बड़ा छोटा, बड़ा तथा बराबर, छोटा तथा बराबर, बराबर बराबर, इसका मतलब नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है। ठीक है, अब आता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करता है, स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है, तो डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन की जगह पर प्रोग्राम भी लिखा हुआ आ जाएगा, तो भी आप उसको मान लीजिएगा कि सही है। प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन एक तरह से इंस्ट्रक्शन के समूह को प्रोग्राम बोलते हैं, तो कभी कभी इंस्ट्रक्शन ना लिख के प्रोग्राम लिख देगा, तो डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करने का काम किसका है, मेमोरी यूनिट का। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे छोटी सी बात है कि कंप्यूटर का जो मेजर वर्क है वो क्या है, तो 5 प्रकार का ही काम करता है कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो मेजर वर्क है, इनपुट लेना, उसे स्टोर करना, उसे प्रोसेस करना, प्रोसेस का मतलब होता है उस पर कुछ काम कर देना। ठीक है, फिर आउटपुट देना, और फिर कंट्रोल करना। ठीक है, तो इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट, फिर कंट्रोल। कंट्रोल भी तो करता है कंप्यूटर, अपने सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। तो ये 5 इसका मेजर वर्क है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब नेक्स्ट सेक्शन है सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर किसे बोलते हैं, देखिए अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ा है वो हार्डवेयर का चीज़ हो गया। कंप्यूटर, कंप्यूटर को अगर बांटिएगा तो मेजर रूप से वो 2 पार्ट में बटेगा। वो 2 पार्ट में क्या बटेगा, एक पार्ट हो गया आपका हार्डवेयर, और दूसरा पार्ट हो गया आपका सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मिलने से ही आपका कंप्यूटर सिस्टम बनता है। ठीक है, ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना अधूरा है, और जाहिर सी बात है जब हार्डवेयर ही नहीं रहेगा तो सॉफ्टवेयर किस में डालिएगा, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। अगर केवल हार्डवेयर रहेगा, सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा, तो कंप्यूटर उतना स्मार्ट काम कर ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए, तो अब सॉफ्टवेयर के बारे में भी जानना जरूरी है। पहले हार्डवेयर समझ लेते हैं क्या है। देखिए, हार्डवेयर का मतलब है फिजिकल कोई भी चीज़ जिसे आप छू सकें, महसूस कर सकें, जिसको छू के आप जिसको आप छू सकते हैं ना, वो हार्डवेयर हो गया। तो जितने भी माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, ये सबको आप टच कर सकते हैं, तो वो हार्डवेयर। लेकिन जो स्क्रीन के पीछे ही आपको दिखाई देता है, जिसको आप छू नहीं सकते हैं, जिसका आप नहीं ऐसे तोल सकते कि हाँ ये 500 ग्राम का है, कि 100 ग्राम का है, कि 1 केजी का है, वो सब सॉफ्टवेयर है। तो जितने भी सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर में, वो देखिए स्क्रीन के पीछे ही बस आपको दिखेंगे, वो फिजिकल रूप में आपको नहीं दिखेंगे। तो सॉफ्टवेयर अब क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो सॉफ्टवेयर कुछ नहीं, प्रोग्राम का कलेक्शन है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का कलेक्शन है। तो प्रोग्राम क्या है, तो जो भी इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन प्रोग्राम है। फिर बात आती है इंस्ट्रक्शन क्या है, तो इंस्ट्रक्शन का मतलब है एक सिंगल कमांड जो कंप्यूटर को बोलता है कि भाई तुम्हें ये काम करना है। कंप्यूटर जो भी प्रोसेसर को बोले कि कोई काम को कैसे करना है या कौन सा काम करना है, तो ये सारा काम इंस्ट्रक्शन ही करता है। अब इंस्ट्रक्शन जो भी होता है यूजर देता है। तो यूजर इंस्ट्रक्शन कैसे देता है, तो कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा हुआ आदमी एक एक इंस्ट्रक्शन लिखता है, जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस, सी लैंग्वेज, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस पर हम लोग आने वाले टाइम में बात करेंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो भी जानकार होता है, वो एक एक इंस्ट्रक्शन लिखता है। इंस्ट्रक्शन का मतलब कमांड, आदेश, और वो सारे इंस्ट्रक्शन को एक जगह कलेक्ट करता है, तो वो कहलाता है प्रोग्राम। और इस तरह का बहुत सारा प्रोग्राम जब एक जगह इकट्ठा कर लेता है, तो वो बन जाता है एक सॉफ्टवेयर। तो अब आप समझ गए कि सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है, एक तरह से पूरा प्रोग्राम का एक समूह है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर को
कोडिंग करके बनाया जाता है। आप सुनते होंगे कोडिंग। तो कोडिंग क्या है? वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के और उसको लिखना, कोड। तो उसको बोलते हैं हम लोग कोडिंग कर रहा है। ये बच्चा क्या कर रहा है? तो कोडिंग कर रहा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लिया है और कंप्यूटर में कुछ लिख रहा है उसी लैंग्वेज में। तो उसी को कोडिंग कर करके वो क्या करेगा? एक सॉफ्टवेयर बना देगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सॉफ्टवेयर का भी प्रकार है। तो सॉफ्टवेयर का प्रकार देखा जाए तो दो प्रकार का ये होता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये आपको कंफ्यूज करेगा। तो इसको ऐसे समझिए। देखिए, एक 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 डायग्राम है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये डायग्राम में अंदर एक हार्डवेयर है। अंदर क्या लिखे हैं हम? हार्डवेयर। हार्डवेयर के ऊपर में एक ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको आप मान लीजिए सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सिस्टम। एक सेकंड, थोड़ा सा टाइम लीजिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, थोड़ा देर के लिए हम यहाँ से इसे हटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए, हार्डवेयर से क्लोजली रिलेटेड कौन है? मतलब हार्डवेयर से चिपका हुआ कौन है एकदम? हार्डवेयर से सबसे नजदीक कौन है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से एकदम डायरेक्टली लिंक्ड रहता है। मतलब हार्डवेयर को कोई अच्छे से समझता है, कोई सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को अच्छे से समझता है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि हार्डवेयर के सबसे करीब है। तो वैसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर ओरिएंटेड बनाया जाता है, जो हार्डवेयर को ध्यान में रख के बनाया जाता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्लियर? वैसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के लिए बनाया जाता है, तो वो क्या कहलाएंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कैसे काम करेगा, हार्डवेयर से कैसे काम लेना है, हार्डवेयर क्या क्या काम कर सकता है, हार्डवेयर को मैनेज करना, हार्डवेयर को कंट्रोल करना। तो ये सारा काम जो कर रहा है वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर कर रहा है। ठीक है। अब आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए, यूजर से ये यूजर है, यूजर से नज़दीकी बना कर रखा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यूजर को ध्यान में रख के जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर से नज़दीक है। तो यूजर का कौन सा ज़रूरत है, कौन सा ज़रूरत को कैसे पूरा करना है, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दुनिया भर का ऐप है। ऐप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही शॉर्ट में हम लोग ऐप बुलाते हैं। तो एक यूजर का दुनिया भर का ज़रूरत है, अलग अलग प्रकार का। तो वो अलग अलग प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना दिया। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़र को ध्यान में रख कर बनाया जाता है और थोड़ा सा सिस्टम सॉफ्टवेयर को ध्यान में रख कर बनाया जाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार से बढ़ जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, दो तीन प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, बस अभी इतना ध्यान रखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान में रखा जाता है थोड़ा सा, और थोड़ा सा यूजर को ध्यान में, पूरा यूजर को ध्यान में रखा जाता है, थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान में रखा जाता है, और फिर एक सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है। तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखते हैं कि एंड्रॉयड के लिए बनाया जाता है, आईओएस एप्पल के मोबाइल के लिए चलने के लिए बनाया था। तो एंड्रॉयड एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड को थोड़ा सा ध्यान में रखा गया और यूजर को ध्यान में रखा गया, एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया, तो वो ऐप कहलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए ऊपर आते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा इस पे आते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार हो गया। यूटिलिटीज, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रकार हो गया। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में दो प्रकार हो गया, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। तो जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है वो क्या है, और स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर है वो क्या है, इन सब चीज़ों को भी इसी वीडियो में हम देख के ख़त्म करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, एक कोई बात नहीं है, समझ लीजिए पूरे 1 घंटे का लेक्चर है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हम बताए वही सारी चीज़ें लिखी हुई है। Responsible for running the computer, controlling and managing the computer resources.
जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो इसलिए जिम्मेदार होता है, इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेता है कि हम कंप्यूटर को चलाएंगे, मतलब कंप्यूटर को हार्डवेयर को चलाएंगे और उसको कंट्रोल करेंगे, उसको मैनेज करेंगे, और जो भी कंप्यूटर में रिसोर्सेस है जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस, उनको कैसे कंट्रोल करना है, यह सारा जिम्मेदारी सिस्टम सॉफ्टवेयर लेता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यही काम है कि जो भी आपका जो हार्डवेयर है उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे मेंटेन करना है, उससे दिए गए जो टास्क है उसको कैसे मेंटेन करना है। मतलब कंप्यूटर में बहुत सारे एक्टिविटी होते रहते हैं, जैसे फाइल मैनेजमेंट करना, मेमोरी मैनेजमेंट करना, कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करना, वो सारा काम एक ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक मास्टर सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आपका कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि वैसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके नहीं होने पर कंप्यूटर आपका काम ही नहीं करेगा, तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं है तो आपका कंप्यूटर या मोबाइल डेड हो जाएगा, ऑन ही नहीं होगा। ठीक है। अब कुछ फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स, मैक ओएस। एप्पल के लैपटॉप में मैक ओएस होता है, एंड्रॉयड जो हमारे मोबाइल में होता है, आईओएस जो आईफोन में होता है, उबंटू, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम याद रहेगा तभी आप वहाँ पे टिक कर पाइएगा कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, अगर इस तरह क्वेश्चन करके आता है तो। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों ने देख लिया, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देखेंगे। तो अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ पे ठीक कर देते हैं, ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाए थे ओएस। ठीक है। चलिए, तो हार्डवेयर से क्लोजली कनेक्टेड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म दे देता है जिस पे आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर पाएँ। और ये भी कहा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो हार्डवेयर और यूज़र के बीच में इंटरफेस का काम करता है। मतलब हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एक मध्यस्थता का काम करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रह पाए तो यूज़र हार्डवेयर से काम ले ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे हमने उस चीज़ को लिखा है कि प्रोवाइड एन इंटरफेस फॉर यूज़र, ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है, एक इंटरफेस प्रोवाइड कराना। अब आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? अब ऑपरेटिंग सिस्टम तो है कंप्यूटर में जो बहुत सारा काम करता है, सारे कंप्यूटर को मैनेज करता है, लेकिन फिर भी कुछ-कुछ चीज़ें छूट जाती है उससे। तो अब उन सारे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो सॉफ्टवेयर आता है उसे बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है? तो देखिए क्या है कि ये भी एक प्रोग्राम है that bridge the gap between the functionality of an OS and need of the user। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम तो बहुत तरह का फंक्शनैलिटी देता ही है, लेकिन फिर भी बेचारा कुछ-कुछ चीज़ छूट जाता है उससे। तो उस गैप को भरने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज़र की कुछ ज़रूरतों को पूरा कर देता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर में इसीलिए रखा जाता है क्योंकि ये सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है हार्डवेयर से। ठीक है। तो जैसे कि ज़िप अनज़िप सॉफ्टवेयर, जैसे कंप्रेस करने वाला जो भी सॉफ्टवेयर होता है, फाइल को कंप्रेस करना, वो सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एंटीवायरस आपका ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। डिस्क क्लीनअप, बैकअप सॉफ्टवेयर, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। बहुत सारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, थोड़ा सा गूगल करके भी कभी कोई चीज़ को पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है। बहुत सारी चीज़ यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ को अगर डाला जाएगा तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा और नोट्स भी आपका प्रॉपर नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर इच्छा है तो कुछ चीज़ों को गूगल भी कर लीजिए। ठीक है। अब आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर को हम छोड़ रहे हैं, यहाँ सी नंबर में हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं रखे हैं क्योंकि लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उसको अच्छे से पढ़ना होगा, हम उसको अच्छे से पढ़ाएंगे क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊँगा जिसमें कंप्यूटर कितने लैंग्वेजेज़ होते हैं कंप्यूटर के लिए, और फिर
वो कौन कौन सा लैंग्वेज प्रोसेसर, मतलब लैंग्वेज प्रोसेसर भी बोल सकते हैं या लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी बोल सकते हैं, कौन कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, उन सब चीज़ों को हम उसमें कवर करेंगे। तो चलिए अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर उसके बाद इस वीडियो को वहीं ख़त्म करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिक टास्क, जो यूजर का स्पेसिफिक टास्क होता है उसको परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया जाता है। मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जाए, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में दो प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। तो जनरलाइज्ड पैकेज भी इसको बोलते हैं। जनरल पर्पस जो ऐप है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसको जनरलाइज्ड पैकेज भी बोलते हैं। मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऐसा सॉफ्टवेयर आता है जो जनरली सबके लिए है, जो जनरली आम आदमी के लिए, बोलिए बस इसको ऐसे समझ लीजिए, और जो आम आदमी के लिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि आम आदमी, हर आदमी व्हाट्सएप यूज़ करता है, हर आदमी फेसबुक यूज करता है, हर आदमी कैलकुलेटर यूज करता है। तो ये सारे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हैं। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये जनरली हर लैपटॉप में पाया जाता है। तो ये क्या हो गया, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हो गया। तो वहीं यहाँ पे लिखा गया है कि जो भी जनरल पर्पस है वो, जो भी आम आदमी का ज़रूरत है, जैसे डॉक्यूमेंट बनाना, पिक्चर बनाना, डाटाबेस बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना, गेम खेलना, ये सारी ज़रूरतों को जो सॉफ्टवेयर पूरा करता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। ये यूज़र फ्रेंडली होता है, इसको ऐसे बनाया जाता है कि आसानी से यूज़र इसे समझ ले और अपना काम कर ले। अब कुछ चीज़ें आपको एकदम ध्यान रखना है कि जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, MS वर्ड आपने पढ़ा होगा, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीनों तो आपको पूरा रट जाना होगा क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है डाटा एंट्री ऑपरेटर में। तो जो MS वर्ड है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो इतना तो पता है कि वो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में के अंतर्गत आता है और उसमें भी एक कैटेगरी अलग से बढ़ गया है जिसको बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आपको MS वर्ड देखने को मिलेगा। MS वर्ड नाम है, MS वर्ड, जिसमें आप कुछ वर्ड लिख के उसको प्रोसेस करते हैं, मतलब उसको डिजाइन करते हैं, उसको अच्छे से प्रिंट निकालते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर दुनिया में केवल MS वर्ड ही नहीं है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। जैसे कि यहाँ पे ओपन ऑफिस .org राइटर या वर्ड परफेक्ट या और भी हैं। यहाँ तो तीन ही नाम आपको दिख रहा है, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है MS वर्ड। उसी तरह से स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, तो जो भी एक्सेल है, MS एक्सेल जो आपको पढ़ना है वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मतलब जो एक्सेल आप देखते हैं, एक्सेल में जो पेज होता है उसे स्प्रेडशीट बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो जैसे कि लोटस स्मार्ट सूट, ये भी एक प्रकार का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। या ओपन ऑफिस .org कैल्क, CALC, ये भी स्प्रेडशीट है। एप्पल नंबर्स, ये भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ये सारे नाम आपको याद करके रखने होंगे। अब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत देखा जाए तो प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, पावर पॉइंट, पावर पॉइंट तो आपको पढ़ना ही है। तो पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। धड़ाक से एक क्वेश्चन आपका यहीं पे बन गया। उसी तरह ओपन ऑफिस .org इम्प्रेस, ये जो सॉफ्टवेयर है ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। अब DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट, ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है और इसका भी कुछ एग्जांपल आपको याद रखना है, जैसे MS एक्सेस। हालांकि आपको पढ़ना नहीं है लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि MS एक्सेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो MS एक्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो है ही, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर तो है ही। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत किस कैटेगरी में आता है, तो ये DBMS कैटेगरी में आता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो दुनिया में केवल MS एक्सेस ही नहीं है, और भी है। जैसे कि आपके एग्जाम में पूछा गया है कि DB2 किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो DB2 DBMS सॉफ्टवेयर है। ओरेकल है, ये बेस है, MS SQL सर्वर है, ठीक है। ग्राफिक्स टूल जैसे कि फोटोशॉप, फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है।
जो ग्राफिक्स टूल है, मतलब ग्राफिक्स पे काम करता है। कोरेल ड्रॉ है, पेंट सॉफ्ट प्रो है, और भी कुछ कुछ होंगे, लेकिन दो तीन यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे जो कि क्वेश्चन में आ सकता है। अब ये आपका आखिरी टॉपिक हो गया स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर। तो अब स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर क्या हो गया? तो देखिए, स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर वैसा सॉफ्टवेयर हो गया जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ज़रूरत है तो वो ऑर्डर पे बनवाता है। तो इसको कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। कस्टमाइज मतलब कि वो अपने अनुसार से इसको कस्टमाइज करवाता है, वो अपने अनुसार से इसमें चेंजिंग करवाता है। तो ये महंगा होता है, वो अपने लिए बनवाया है, और ये आम आदमी के लिए नहीं होता, ये खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। जैसे कि आप रेलवे रिजर्वेशन वो अपना बनवाया होगा, जैसे कि कोई स्कूल वाला अपना बनवाया होगा, कोई लाइब्रेरी वाला अपना बनवाया होगा, जैसे कि इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री बहुत बड़ा जैसे कि फ्लिपकार्ट है, ये सब का है, तो वो अपना बनवाया होगा, उसका जो एम्प्लॉय यूज करते होंगे। पेरोल पैकेज, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, बहुत प्रकार के होते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जितना शेयर कीजिएगा तो उनको भी फ़ायदा होगा। और कमेंट ज़रूर कीजिए कि कैसा लगा आपको, और इस तरह से ही वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं जल्दी से फिर दूसरा वीडियो तैयार करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। आप लोग अगर देखिएगा, आप लोग को अच्छा लगेगा, तभी हम कुछ फिर आगे कर पाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा मोरल डाउन हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।